हेलो फ्रेंड्स, आज की केमिस्ट्री की क्लास में हम वो टॉपिक लेके आ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का, जिसकी वीडियो मैं पहले भी आपको सेंड कर चुका हूँ। लेकिन वो वीडियो आपको पता था, नोटबुक में लिखकर आपको समझाए गए वीडियो थे। आज इस वीडियो में हम आपको ये समझाएंगे कि अभिक्रिया की कोटि एवं अणु संकेता क्या होती है। अभिक्रिया की कोटि एवं अणु संकेता। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। अभिक्रिया की कोटि का मतलब क्या होता है? जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ए से उत्पाद बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, या ए प्लस बी मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, या ए प्लस बी प्लस सी मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसमें अभिक्रिया की कोटि से तात्पर्य अभिक्रिया में भाग लेने वाले वेग निर्धारक पद में परमाणुओं अणुओं की संख्या से होता है। यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द मीन्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट्स इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स ऑफ रिएक्शन। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल देके भी समझाया था कि मैंने 4 बच्चों को किसी काम के लिए मार्केट भेजा और उनमें से 3 बच्चे वर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब सही मन से वो भाग नहीं ले रहे, सही मन से वो काम नहीं कर रहे। एक व्यक्ति इतना एक्टिव था कि उसने आकर जल्दी से मैंने दिए हुए काम को उन्होंने पूरा कर दिया। तो अब अभिक्रिया का वेग जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उस सिंगल पर्सन से ही डिटरमाइन किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, इस रिएक्शन में केवल एक ही रिएक्टेंट है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? प्रथम कोटि की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मानी जाएगी, क्योंकि इसमें एक ही क्रियाकारक है। दूसरी रिएक्शन को आप देखिए, इसमें 2 रिएक्टेंट है और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। अब यहाँ पर ये देखा जाता है, प्रैक्टिकली देखा जाता है कि इसमें दोनों मंद गति से रिएक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, स्लो स्टेप से रिएक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस बात से ये डिटरमाइन होगी कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यदि दोनों ही मंद गति से अभिक्रिया करके वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। यदि इसमें एक तो वर्क कर रहा है और एक वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि एक तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और एक इनएक्टिव तरीके से प्रेजेंट है, तो आप तब उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी में ही यूज करेंगे। तो आपको एक वर्ड याद रखना है, वेग निर्धारक पद, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट के नंबर क्या है, यानी रिएक्टेंट का मतलब यहाँ पर परमाणुओं और अणुओं की संख्या से है। आगे बात समझ में। एक दूसरी बात ये समझिए आप कि अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो एक प्रायोगिक राशि है, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ए प्रैक्टिकल क्वांटिटी। इसकी जो वैल्यू होती है मैक्सिमम 3 तक जा सकती है, इससे ज़्यादा अभिक्रिया की कोटि का मान नहीं हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वैल्यू इज बी मैक्सिमम 3, मोर देन, नॉट मोर देन 3। ओके,
जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शन नंबर में भी हो सकती है। यानी कि इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल नंबर भिन्नात्मक मान में, ये सब कैटेगरी में हो सकती है। होल नंबर इसमें कंप्लीट आ सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू जा सकती है, जीरो हो सकती है। इस अभिक्रिया की कोटि के द्वारा हम अभिक्रिया की क्रियाविधि भी समझ सकते हैं। On the basis of order of reaction can be explained reaction mechanism of the reaction। जैसे मैं आपको एक जनरल एग्जांपल बताता हूँ। 2N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड एक केमिकल कंपाउंड है। जब इसको हीट देते हैं तो ये 4NO2 प्लस O2 का फॉर्मेशन करता है। अब इसको देखेंगे, हम देखते हैं तो जनरली हमको क्या लगता है कि ये रिएक्शन में क्या होना चाहिए। इस रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट है, यानी कि 2 क्रियाकारक है, तो अभिक्रिया कोटि द्वितीय कोटि की होनी चाहिए, सेकंड ऑर्डर की होनी चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बट अपन जानते हैं कि रिएक्टेंट को देख के हम अभिक्रिया की कोटि को बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते। तो हम अब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म को समझेंगे। तो हम जब रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं तो इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले N2O5 को हम क्या करते हैं, स्लो स्टेप में। ये स्लो स्टेप में क्या होता है, NO प्लस N2O3 यानी कि 2NO प्लस N2O3 में 2NO की जगह पर हम NO ले लेते हैं। N2O5 है जो कि NO प्लस हम इसको ब्रेक कर देते हैं NO प्लस NO की जगह पर हम एक तो N2O3 ले लेते हैं। N2O3 लिया तो यहाँ पर क्या बचा, O2 बच गया। ऐसे ही या 2NO2 ले लेते हैं जिससे, और एक हाफ O2 निकाल देते हैं। ये स्लो स्टेप में। ऐसे ही हम N2O5 में हम ऐड कर देते हैं O2 को, तो ये भी हाफ O2 ले लेते हैं, यहाँ 2NO2 बना देते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप में हो रहा है। सपोज करिए इसको आप 3 रिएक्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको 2 में भी आप डिवाइड कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है। तो आप क्या देखेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। यानी कि अभिक्रिया का जो वेग निर्धारक पद है वो कौन सा अपना स्लो स्टेप, मंद गति वाला है। तो इसमें केवल एक ही क्रियाकारक भाग ले रहा है, तो अभिक्रिया की कोटि भी कौन सी हो जाएगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। आप लास्ट में इस रिएक्शन को वापस ऐसे बना सकते हैं। देखिए आप 2NO2 2NO2 4NO2 प्लस ये 2 2 जा 4 यानी कि हाफ O2 की जगह पर आप फुल O2 ले सकते हैं। तो फिर आपको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, हाफ O2 N2O3 हो रहा है, यानी कि 6, यानी कि O2 निकाल सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। हाफ O2 से हाफ O2 कैंसिल हो जाएगा। मीन्स क्या है इसका मीन्स ये कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के थ्रू हम रिएक्शन मैकेनिज्म को डिसाइड कर सकते हैं, अभिक्रिया की कोटि को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या बातें जानी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमने समझा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक प्रैक्टिकल क्वांटिटी है, रैगिक राशि है। इसका मान मैक्सिमम 3 हो सकता है, इट में भी मैक्सिमम 3। इसका मान पॉजिटिव, नेगेटिव,
फ्रैक्शनल एंड जीरो, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और भिन्नात्मक हो सकता है। इसके द्वारा हम अभिक्रिया की क्रियाविधिगत कर सकते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म को हम डिसाइड कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ये रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। एक वर्ड और अपन ने जाना, मॉलिक्यूलरिटी, अणु संकेता। अणु संकेता क्या होती है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु, अणुओं या आयनों की संख्या को ही अणु संकेता कह सकते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी। तो जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि एक अभिक्रिया है जिसमें जैसे H2 + I2 मिलकर 2HI बना रहा है। अब इसमें एक अणु ये भाग ले रहा है, एक अणु ये भाग ले रहा है। इन दिस रिएक्शन H2 + I2 फॉर्म्स 2HI। इन दिस रिएक्शन वन H2 मॉलिक्यूल एंड अनदर I2 मॉलिक्यूल, यानी कि एक H2 अणु दूसरे I2 अणु से क्रिया करके 2HI बना रहा है। तो इसकी अणु संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर किसी में 3 है, 3 अणु भाग ले रहे हैं, तो वो उसकी अणु संख्या 3 हो जाएगी। लेकिन कुछ अब ये जो भी घटनाएं हैं, जो हम संख्या काउंट कर रहे हैं, ये एक सैद्धांतिक राशि होती है। तो हम कहेंगे अणु संकेता एक सैद्धांतिक राशि होती है, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी इज ए थ्योरेटिकल क्वांटिटी। इसका भी मान अधिकतम 3 ही होता है। अगर किसी रिएक्शन में अणु संख्या 3 से ज़्यादा हो रही है, तो उस जटिल अभिक्रिया को सरल अभिक्रियाओं में बांट दिया जाता है। इफ एनी केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, देन इट्स डिवाइडेड इनटू सिंपलर रिएक्शंस और जनरल रिएक्शंस एंड कैलकुलेट्स इट्स मॉलिक्यूलरिटी। इसका मान हमेशा पूर्णांक होगा। इट्स वैल्यू इज बी ऑलवेज होल नंबर्स। ठीक है, इसके द्वारा हम अभिक्रिया की कोटि को अभिक्रिया की क्रियाविधि को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी डिसाइडेड रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली हम जनरली जो समझना चाहते हैं वो क्या है? अभिक्रिया की कोटि और अणु संकेता को हम समझना चाहते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि और अणु संकेता में हम डिफरेंस भी कर सकते हैं। 2020 में ये क्वेश्चन आया भी है कि आप इसमें अंतर लिखिए, डिफरेंस लिखिए, राइट डाउन 2 डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है हमारा वेग नियतांक, रेट कांस्टेंट। हिंदी में इसको दर नियतांक भी बोलते हैं और विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी बोलते हैं। अभिक्रिया वेग, आपने एक वेग नियम या दर नियम पढ़ा होगा, रेट लॉ 11th क्लास में, जिसको अपन द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये जो नियम दिया था गुलबर्ग एवं बागे ने दिया था। दिस लॉ प्रपोज्ड बाय गुलबर्ग एंड बागे। देखिए इस नियम में क्या कहा जाता है, क्या समझा जाता है। इस नियम अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है।
अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब जैसे मैं कहूँ आपसे कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ए प्रोडक्ट बना है, ठीक है, t इक्वल टू 0 सेकेंड टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन Ca है। कंसंट्रेशन क्या है? Ca। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको हम dx/dt से बताएंगे। किससे बताएंगे? dx/dt, यानी कि अभिक्रिया के वेग को बताने का तरीका। ये समानुपाती होगा Ca के, समानुपाती होगा Ca के, उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। अंडरस्टूड? चलिए, अब यदि हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कोई न कोई कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट है K और ये कंसंट्रेशन C है। तो ये जो K है इसी का ही नाम होता है वेग नियतांक या दर नियतांक। इसी को हम क्या बोलते हैं? वेग नियतांक या दर नियतांक, रेट कांस्टेंट। ओके, ये तो एक ऐसी अभिक्रिया थी जिसमें केवल एक रिएक्टेंट था, लेकिन कोई ऐसी रिएक्शन ले हम जिसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे और उनकी कोई स्टोइकियोमेट्री भी हो, तब हम यहाँ रेट कांस्टेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, अब हम क्या करते हैं, एक ऐसी इक्वेशन बनाते हैं जैसे स्मॉल a स्मॉल b प्लस स्मॉल c फॉर्म्स प्रोडक्ट। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? द्रव्यानुपातिक नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग dx/dt वो समानुपाती हो जाएगा ए की कंसंट्रेशन, उसकी पावर स्मॉल है, n1 भी ले सकते हैं हम, b स्मॉल b, c स्मॉल c। अब प्रोपोर्शनल साइन अगर हम हटा दें तो dx/dt इक्वल टू हो जाएगा k, a की पावर स्मॉल है, b की पावर स्मॉल b, c की पावर स्मॉल c, ऐसा हो जाएगा। यदि हम a की पावर स्मॉल a इक्वल टू b की पावर स्मॉल b इक्वल टू c की पावर स्मॉल c की वैल्यू 1 रख दे तो dx/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। यानी कि रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन प्रोड्यूस हो गई यहाँ से। किसकी डेफिनेशन प्रोड्यूस होगी? रेट कांस्टेंट की। क्या डेफिनेशन आई? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो, एक हो, अभिकारकों की सांद्रता क्या हो? इकाई हो, एक हो, तो अभिक्रिया का वेग ही वेग नियतांक, दर नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। तो K की डेफिनेशन यहाँ से बन चुकी है। Those chemical reaction in which concentration of reactant is be unit, then rate of reaction is be called as rate constant और specific reaction rate। ये इसकी डेफिनेशन यहाँ से बन चुकी है। तो क्वेश्चन बन सकता है, राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, यानी कि क्वेश्चन बन सकता है विशिष्ट अभिक्रिया वेग को परिभाषित कीजिए। ये जो K है, इस K का मान जो अभिकारक ले रहे हैं उसकी प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है, यानी कि वैल्यूज ऑफ K डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड टेम्परेचर। चलिए, अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपसे करते हैं, वो ये है कि जो K है, इस K के लिए हम यूनिट कैसे डिसाइड करेंगे? K की यूनिट डिसाइड कैसे करेंगे कि आपके पास 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। इन रिएक्शनों के लिए हम यूनिट कैसे डिसाइड करते हैं? इस यूनिट से ही हम बहुत सारी अभिक्रिया की कोटि को समझ सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझ सकते हैं। तो K के लिए मैं आपके एक ऐसी यूनिट बता देता हूँ जिसके माध्यम से हम क्या समझ सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि कैसी होगी और उसकी यूनिट क्या होगी। चलिए, एक फॉर्मूला हम डिसाइड करते हैं।
देखिए आपने ये अब एक रिएक्शन लिखी थी, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस सी से बनाया था प्रोडक्ट। फिर आपने लिखा इसका रेट ऑफ रिएक्शन dx अपॉन dt इक्वल टू के ए की पावर स्मॉल ए, बी की पावर स्मॉल बी, सी की पावर स्मॉल सी। ठीक है, अब ये तीनों क्या है, सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, और ये क्या है, अभिक्रिया का वेग। अब आप सबको पता है अभिक्रिया का वेग जो होता है अपन ने पहले निकाला था, वो था सांद्रता बटा समय। सांद्रता को हम बड़े क्वेश्चन में बंद कर सकते हैं, सांद्रता बटा समय। अभिक्रिया का वेग होता है रेट ऑफ रिएक्शन, वो किससे डिनोट करते हैं, कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। इससे बताते हैं, मैंने पहले के वीडियो में आपको इसके बारे में बताया था। इक्वस टू के। अब ये सभी सांद्रता है, यानी कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। व्हेन बेस इक्वल देन पावर इज बी सम, पावर कैन बी एडेड। तो के, इसके लिए मैं वर्ड यूज कर सकता हूँ सांद्रता, और इन सब के लिए अपन लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी। और ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की जगह एक नया कांस्टेंट यूज कर लेते हैं एन। तो एन इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताएगा। एन की वैल्यू 0, 1, 2 हम यूज करेंगे बाद में जाके। तो देखिए आपके पास क्या फॉर्मूला बन गया, के बराबर, ठीक है, के बराबर आपके पास आ चुका है सांद्रता, जिसके ऊपर पावर कुछ नहीं होती, वो 1 लिख सकते हैं, बटा समय इनटू सांद्रता की पावर, यहाँ क्या आ जाएगी, एन आ जाएगी। अब ये बटे में है, घात आधार समान है, तो घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी के बराबर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सांद्रता की पावर 1, ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस एन हो जाएगा, और समय नीचे से ऊपर जाएगा तो समय इन्वर्स हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। अब आपको ये भी पता है कि सांद्रता बराबर क्या होता है, मोल बटा आयतन, मोल। अब आयतन का मात्रक क्या होता है, लीटर, तो मोल पर लीटर लिख सकते हैं, 1 माइनस एन हो जाएगा। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो सेकंड इन्वर्स हो जाएगा। तो हमने एक ऐसा फॉर्मूला डिसाइड कर दिया जिससे एन का मान अगर हम रखते हैं कुछ भी, तो के की यूनिट डिसाइड हो जाएगी। जैसे मैं आपको कुछ समझाता हूँ, जैसे आपने एन की वैल्यू 0 रख दी, एन इक्वल टू क्या रख दिया, 0 रख दिया। अब यहाँ 0 रखेंगे आप, तो 0 रखते आपके पास क्या रिजल्ट आया, मोल लीटर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स। अब 1 माइनस 0 का मतलब तो क्या होता है, 1 ही होता है। तो आपका रिजल्ट क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये जब n का मान 0 होता है, यानी कि जब शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। चलिए n की वैल्यू 1 रख के देखिए आप, n इक्वल्स टू 1, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। अब 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू सिंगल होती है, 1 होती है। तो केवल यहाँ क्या बचेगा, सेकेंड इनवर्स बचेगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में के की यूनिट में सेकेंड इनवर्स लिखा हुआ है, तो आंख बंद करके आप उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख दीजिएगा, यानी कि वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। तो मात्रक के आधार पर हम क्या पहचान पा रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर के बेस पर। अब n की वैल्यू 2 रख दी जाए, n की वैल्यू 2 रख के देख लीजिए आप, तो आपका रिजल्ट क्या जाएगा, मोल लीटर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, यानी कि -1 हो गया। अब -1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, मोल -1,
मोल पर -1 है, लेकिन लीटर नीचे है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, लीटर 1 और सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट n = 2, ये भी क्वेश्चन, ये तीनों यूनिट से तीनों क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको जो चीज़ समझाई है वो है अभिक्रिया की कोटि एवं अणुसंकेता और वेग नियतांक के बारे में जानकारी। अगले वीडियो में आपके लिए जो टॉपिक लेके आ रहे हैं उस टॉपिक का जो नाम होगा वो होगा अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। थैंक यू।